हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने राजभाषा भी आपको समझाया था। देखिए थोड़ा सा चर्चा ही कर लेते हैं। एक होता है मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किसकी भाषा को सुनता है? तो माँ के भाषा को सुनता है, अपने परिवार की भाषा को सुनता है, अपने घर के भाई बहन छोटे जो भी सदस्य होंगे सबके भाषाओं को सुनता है और उसको अनुकृत करता है, सीखता है। अनुकरण के माध्यम से सीखता है, सुन सुनकर सीखता है। वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी एक विचार को दूसरे विचार तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे के विचार को हम समझ पाते हैं। तो ये माध्यम जो होता है एक भाषा का रूप मातृभाषा कहलाता है, जो अपने घर परिवार या जन्म से माँ के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुल मिलाकर के जीवन के सीखने की जो भाषा है, सबसे पहले प्रारंभिक भाषा, वो मातृभाषा कहलाती है। इसके बाद हमने बात किया था राजभाषा। राजभाषा में होता क्या है कि एक बड़े से क्षेत्र की भाषा को हम राजभाषा मान लेते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए जिस एरिया में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो राजकीय जो कार्य मतलब होता है, राजकीय मतलब प्रशासनिक कार्य जो भी होता है, तो प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राजकीय भाषा कहते हैं या राजभाषा बोलते हैं। राज्य में होने वाले प्रशासनिक काम में उपयोग किए जाने वाले भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। सिंपल है। जैसे मान लीजिए राजभाषा के अंतर्गत ये होता है कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास गवर्नमेंट के कोई भी मान लीजिए अधिकारी किसी चीज़ को लेटर जारी करते हैं तो हिंदी में लेटर जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राजभाषा है। इससे ये पता चलता है कि इस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भाषा से परिचित है, पढ़ाई लिखाई उस भाषा से उस राज्य में संचालित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एमपी में पूरा का पूरा हिंदी बंद हो जाए, इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई शुरू हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुसंख्यक में यहाँ पर हिंदी बोलने वाले हैं। तो जब कोई भाषा बड़े से क्षेत्र में मतलब उसको जाना जाता है, उसे बोला जाता है, उसे सीखा जाता है, फलस्वरूप उसी भाषा को हम राज्य के प्रशासनिक कार्य में यानी राज्य के प्रशासनिक कार्य में प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। अब वही जैसे मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत में भाई जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। जैसे हिंदी का एक बड़ा सा विस्तृत क्षेत्र है, बहुसंख्यक लोग हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। मैक्सिमम लोग, आज भी 70 से 80% भारत के ऐसे लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं। पर्टिकुलर हिंदी के अलावा दूसरी भाषा वो बनता होगा, बात अलग है, लेकिन बोलने की जो बात है वो हिंदी भाषा है। राष्ट्रभाषा में हिंदी भाषा क्यों रखा गया, इसके पीछे का एक रीजन होता है बच्चों। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र का हम या किसी देश का राष्ट्रभाषा कैसे हम चयनित करते हैं, उस देश के लोगों में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किस भाषा का ज्ञान है, लोगों में सबसे ज़्यादा किस भाषा पर रुचि है, किस भाषा को आसानी से वो सीख सकते हैं या किस भाषा को आसानी से वो समझ सकते हैं। जैसे भारत में हिंदी भाषा को हर व्यक्ति आसानी से समझ पाता है। आज भी आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉलिटिकल आप मान लीजिए इशू होते हैं बच्चों, पॉलिटिकल जितने भी नेता होते हैं सब के सब हिंदी में ही भाषण देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी में गरीब से गरीब बच्चा समझ पाता है, वो हिंदी भाषा को जानता है। ठीक है। यदि उसे इंग्लिश में दिया जाए तो गरीब कोई भी गरीब व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा इंग्लिश, जो पढ़ा लिखे ही तो कहाँ समझ पाएगा। तो राष्ट्रभाषा एक भाषा का विस्तृत रूप है, परिष्कृत रूप है, यानी विकसित रूप कह सकते हैं एक प्रकार से, कि जैसे कोई भाषा इतना विकसित हो जाए, इतना महत्व प्राप्त कर ले कि पूरे राष्ट्र में उसका ख्याति हो जाए, सार्वजनिक रूप से उसका प्रयोग होने लग जाए, तब उसे हम राष्ट्रभाषा का रूप दे देते हैं। कुल मिलाकर इतना गोल गोल घुमाने का तात्पर्य है कि भाषा के बारे में आप समझो ना कि ये मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें अंतर क्या है। तो राष्ट्र मतलब पूरे देश में प्रशासनिक कार्य में भी, शिक्षा में भी, रेडियो में भी, दूरदर्शन में भी उसी भाषा का हम प्रयोग करेंगे। इससे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर आए और यहाँ पर स्पीच दिए इंग्लिश से, लेकिन हम उसको किस भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने पब्लिक को सुनाएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, हिंदी विकसित रूप है, इसे सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विस्तृत है, फैला हुआ है।
हर एक राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक मात्रा में है, इसलिए तो बोलते हैं उस भाषा के बहुसंख्यक लोग होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग उसे बोल सके, समझ सके, सुन सके, सीख सकें। समझ रहे हैं? तो उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के एक हमारे पास भाषा है, और भाषा कैसे शुरू होता है? किसी क्षेत्र से उत्पन्न हो जाता है, धीरे धीरे विकसित होते जाता है, उसका शुद्ध साहित्यिक मान लीजिए महत्व बढ़ता जाता है, साहित्य में उसका स्थान, साहित्यिक रचनाएं होने लगती है, कई सारे कविताएं, कई सारे गद्य पद्य, कई सारे कवि तैयार हो जाते हैं। उस भाषा का जब और बड़ा मतलब एक प्रकार से विस्तृत स्थान हो जाता है, तब वो पूरे देश में फैल जाता है, तो उसे हम एक राष्ट्रभाषा के रूप में मान लेते हैं। अब जैसे इंग्लिश को अभी हम जब तक मानते हैं कि अभी 50 वर्ष तक इंग्लिश को राष्ट्रभाषा, हम नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते इंडिया में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि भैया अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी ही है। सबसे ज़्यादा जानने समझने वाले व्यक्ति। समझ में आया कि जब कोई भाषा विकसित रूप ले लेता है और इतना महत्व प्राप्त कर लेता है कि उसका प्रयोग पूरे राष्ट्र या अन्य भाषा क्षेत्रों में भी सार्वजनिक रूप से होने लगता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं, जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। ये सब कुछ बच्चों, यदि आपको परिभाषा लिखना है राष्ट्रभाषा की, तो बस इतना से उठाओ, यहां से राष्ट्रभाषा हेडिंग लगाओ, यहां से यहां तक परिभाषा लिख दो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। तो आपको पता है कि ये विकसित भाषा है, तो कुल मिलाकर के हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा विकसित होती है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित है, अब उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। देश के बहुसंख्यक लोगों की ये भाषा होती है, मतलब अधिक से अधिक लोग इस भाषा को समझते हैं। ये जो राष्ट्रभाषा होता है एक दूसरे के संपर्क भाषा को बताता है, मतलब एक दूसरे का एक संपर्क भाषा है। मतलब संपर्क का मतलब ये है कि आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सुनकर कुछ सीख पा रहे हैं, तो इस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। और ये हमारे जनजीवन में, मतलब व्यक्तियों के जीवन में प्रभावित करता है। जैसे आप किसी नाटक को पढ़ते हैं, जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, हिंदी से लिखा होता है, उसको पढ़ करके कुछ ना कुछ नए चीजों का सीख मिलता है। तुलसीदास जी ने रचना की इतने अच्छे अच्छे कविताओं को, ताकि उससे लोग पढ़कर जीवन उनका परिष्कृत हो सके, जीवन उनका थोड़ा सा है ना सुधर सके। तो हम भी अपने जीवन की नई उन्नति को प्राप्त करते हैं भैया, एक नया सीख मिलता है, वो भी एक कविता के माध्यम से, वो एक भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएं हैं। हर एक जो राष्ट्रभाषा होता है उसकी एक साहित्य होती है, मतलब साहित्य का मतलब है कि उनमें हर प्रकार की रचनाएं होती है, हर प्रकार के, है ना, वहाँ पे भी लेखक कवि होते हैं। हर एक भाषा की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए उसे साहित्य हम बोल सकते हैं। शिक्षा, प्रशासन, जनसंपर्क, निर्विवाद भाषा, रेडियो, दूरदर्शन, ये सब राष्ट्रभाषा पर निहित होता है बच्चों। संविधान से मान्यता भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं आपको लिखनी है, बिल्कुल लिखना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका विशेषता, राष्ट्रभाषा विकसित होती है, यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, यह राष्ट्र की संपर्क भाषा होती है और जन जीवन को प्रभावित करती है। राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, इसका अपना एक साहित्य होता है, और यह शिक्षा, प्रशासन और जनसंपर्क की निर्विवाद भाषा होती है बच्चों। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा हिंदी समझाने का तात्पर्य है कि रटना ना पड़े, आप लोग यदि एक बार बेहतर रूप से मेहनत कर लें तो आपको ये तैयार हो जाए। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।